नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से आए हैं कक्षा 12 अध्याय 2 पुष्पित पादपों में लैंगिक जनन के बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले हमने पहले चैप्टर के बारे में जीवों में जनन किस तरीके से होता है हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज हम आपको बताएंगे पुष्पित पादपों में लैंगिक जनन कि जो पुष्पी पादप होते हैं उसमें लैंगिक जनन किस तरीके से होता है। तो आइए देखते हैं। जो पुष्प होता है उसकी संरचना यहाँ पर दी गई है, ठीक है। उससे पहले हम जान लेते हैं जो पुष्प होता है यानी जो पुष्पी पादप होते हैं, पुष्पी पादपों में जो लैंगिक भाग होता है वह पुष्प होता है, ठीक। अब उस पुष्प के द्वारा ही लैंगिक जनन की क्रिया सम्मिलित होती है यानी पूर्ण होती है पुष्पों में, ठीक। पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया पुष्पों द्वारा होती है, ठीक। तो हम चलते हैं, आपको बताते हैं किसके बारे में। पुष्प की संरचना यानी वे कौन कौन से भाग होते हैं जो जनन में सहायक होते हैं। अब हम उन्हीं के बारे में देखते हैं कि जनन में जो भाग होते हैं किस तरीके से सहायक होते हैं। तो हेडिंग यहाँ पर दी गई है पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, यानी एक पुष्प की संरचना दी गई है। अब एक पुष्प के 4 भाग होते हैं जो मुख्य होते हैं। वे चारों भाग जनन में सहायक होते हैं। अब उन चारों भागों को हम देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर लिखा गया है पहला भाग होता है बाह्य दल होता है, बाह्य दलपुंज। अब बाह्य दलपुंज जो होता है वो हरे कलर का होता है, जो पुष्प के सबसे बाहरी भाग कहलाता है, सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है। और पहला चक्र होता है, पुष्प में कुल 4 चक्र होते हैं। मैंने आपको बताया कि पुष्प में कुल 4 चक्र होते हैं जो जनन में सहायक होते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं पहला चक्र यहाँ पर जो बताया गया बाह्य दल को जिसे कैलेक्स कहा जाता है, ठीक। अब दूसरा जो होता है वो दलपुंज होता है, जो दूसरा चक्र इसका होता है, ठीक, जो रंगीन होता है। पुष्प का जो दूसरा चक्र होता है वो रंगीन होता है और दलपुंज कहलाता है। और जो तीसरा चक्र होता है वो पुमंग कहलाता है। और जो चौथा चक्र है वो क्या है, जायम, जिसे गायनोसियम कहते हैं, और पुमंग को एंड्रोसियम कहा जाता है। अब हम देखते हैं कुछ और भाग इसमें दिए गए हैं जो मुख्य हैं जनन में सहायक होते हैं। जैसे बीजांड जो ओव्यूल होता है यह भी जनन में सहायक होता है। उसके बाद बीजांड में अंड कोशिका का निर्माण होता है, इसे एग सेल कहते हैं। तो हम आपको एक एक के बारे में बताते हैं फिर से। जैसे हमने कहा पहला जो होता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज में जितने भी चक्र पाए जाते हैं, इसके जो बाह्य दल चक्र पाए जाते हैं इसे बाह्य दलपुंज कहा जाता है। अब एक को अगर हम देखेंगे उसे बाह्य दल कहते हैं, ठीक। यानी बाह्य दल क्या है, दलपुंज की एक इकाई है, ठीक। दलपुंज की एक इकाई को बाह्य दल कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि बाह्य दल जो होते हैं बाह्य दलों का समूह ही क्या कहलाता है, दलपुंज कहलाता है, ठीक। क्या क्लियर हुआ। अब हम दूसरा भाग देखते हैं दलपुंज। अकेला क्या, जब पूरे भाग मिलाकर के होंगे इसके, दलपुंज की कई पत्तियां पाई जाती हैं, अब पूरे मिलाकर दलपुंज कहे जाते हैं। अब इसकी एक इकाई दल कहलाती है। जैसे पुष्प की एक पत्ती हुई, एक कलिका, उसे क्या कहेंगे हम, दल कहते हैं। जैसे गुड़हल को आप लेकर के आसानी के साथ देख सकते, गुड़हल को, गुलाब को, सब में दल पाए जाते हैं, बहुत सारे दल होते हैं, तभी क्या कहेंगे उसकी एक दल कहलाएंगे। उसी तरह से जो पुमंग होता है, पुमंग बहुत सारे होते हैं, इसे एंड्रोसियम कहा जाता है। एक उसमें बहुत सारे एंड्रोसियम पाए जाते हैं। अब एंड्रोसियम के एक भाग को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहा जाता है, ठीक। तो अभी हम पुंकेसर के बारे में डिटेल में बताते हैं, उससे पहले आगे जान लेते हैं। यहाँ पर जायाम होता है, जायाम को गायनोसियम कहते हैं। गायनोसियम का एक भाग स्त्री केसर कहलाता है, इसे कार्पल कहते हैं। समझ में। तो इस तरीके से क्या होती है, एक पुष्प की संरचना होती है। पुष्प की संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो बाकी हम जानते हैं, समझते हैं, आप लोग समझ में आ गया है। तो फिर अब इसमें लिखा गया है, आप नोट भी कर सकते हैं, बनाया गया है। इसके 4 भाग होते हैं। अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं, इसके आवश्यक चक्र कौन कौन से होते हैं और सहायक चक्र। आवश्यक चक्र और सहायक चक्र उसमें जो होते हैं
दो चक्र पाए जाते हैं, एक आवश्यक चक्र होता है और एक सहायक चक्र होते हैं। तो आवश्यक चक्र कौन कौन से होते हैं और सहायक चक्र कौन कौन से होते हैं हम उसको जैसे आवश्यक चक्र में जैसे जो आवश्यक चक्र होता है इसका पुमंग और जायान। पुमंग और जायान क्या है इसके आवश्यक चक्र लिख सकते हैं इस तरीके से। आवश्यक चक्र पुमंग और जायान, ठीक। और दूसरा होता है सहायक चक्र, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ठीक। ये दोनों क्या होते हैं सहायक चक्र होते हैं और ये दोनों आवश्यक चक्र होते हैं। आवश्यक चक्र मतलब सहायक मतलब सहायता प्रदान करते हैं पुष्पों को, और दूसरे होते हैं आवश्यक मतलब जो लैंगिक जनन में भूमिका निभाते हैं, ठीक। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं पुष्प में किस तरीके से किस भाग में परागकण का निर्माण होता है। जैसे अब हम जिसको हम पुष्प का नर भाग कह सकते हैं और एक भाग ऐसा होता है जिसे हम पुष्प का मादा भाग कहते हैं, जैसे इस तरीके से। तो हम आपको दिखाते हैं कि एक पुमंग यानी नर भाग की संरचना किस तरीके से, नर भाग के पार्ट के बारे में से हम इसको देख सकते हैं। इसके दो भाग होते हैं नर भाग के, कौन कौन से, इसको कहेंगे, इस भाग को कहा जाता है एंथर। क्या कहते हैं एंथर, या इसे हिंदी में कहते हैं परागकोश, ठीक। एंथर या परागकोश इसे कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं इसे परागकोश, इसे कहते हैं एंथर, ठीक। और इसे कहते हैं पूतन यानी फिलामेंट, पूतन तो इसे कहते हैं फिलामेंट, ठीक। एक एंथर के यानी पुमंग के दो भाग कौन कौन से, परागकोश और पूतन। अब इसी परागकोश में किसका निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है, ठीक। परागकोश में पराग कणों का निर्माण होता है, वही परागकण क्या होते हैं जनन में सहायक होते हैं। तो अभी देखें, अभी ही परागकण कहाँ जाएंगे, इस तरह से जब परागकोश क्या हो जाता है पूरी तरह से मेच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो इनमें क्या होता है स्फुटन होता है। स्फुटन की क्रिया के द्वारा परागकण निकल करके कहाँ पहुंचेंगे, पुष्प के वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद एक किसके माध्यम से, पोलन ट्यूब के माध्यम से पुष्प के कहां तक पहुंचेंगे, ओव्यूल तक, ठीक। बीजांड तक, बीजांड को ओव्यूल कहा जाता है। अब ओव्यूल तक पहुंचेंगे, ओव्यूल में क्या पाया जाता है, अंडकोशिका, एग सेल। अब इसी एग सेल के साथ निषेचित होते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है, भ्रूण का, युग्मक का, युग्मक का निर्माण। वही युग्मक क्या करेंगे, आगे चल करके नए बीज का निर्माण करते हैं। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं मादा से। आपने देखा नर भाग, पुष्प के नर भाग के बारे में। नर भाग जो होते हैं दो भाग, जैसे पुमंग पुंकेसर के समूह को क्या कहते हैं, पुमंग कहा जाता है। और इसकी एक भाग को, पुमंग के एक भाग को पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश और पुतंत्र। परागकोश को एंथर कहा जाता है, पुतंत्र को फिलामेंट कहते हैं। अब परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। अभी परागकण जो होते हैं मेच्योर हो जाने के बाद स्फुटित होकर के कहां पर पहुंचते हैं, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और निषेचन की क्रिया के लिए तत्पर होते हैं। अब इसी तरह से मादा जनन के कुछ मुख्य भाग होते हैं, ठीक। कौन कौन से होते हैं, जैसे वर्तिकाग्र, इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा। और दूसरा होता है वर्तिका, इसे कहते हैं वर्तिका, इसे स्टाइल कहा जाता है, ठीक।
और तीसरा भाग जो होता है वो यह कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ठीक, इस तीसरे भाग को ओवरी कहा जाता है या अंडाशय कह सकते हैं। ठीक, अंडाशय कहते हैं। अब इसी अंडाशय में अंडाणुओं का, ओवरी से कहा जाता है इसमें। ठीक, इसी अंडाशय में किसका निर्माण होता है, ओवरी का। देखते हैं ना, इसी अंडाशय में ओवरी का, अंडाणुओं का निर्माण होता है। अब आपको बताया गया, जैसे फिर हम देख लेते हैं मादा जनन तंत्र के 3 भाग कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल किससे, सॉरी इधर है। ठीक, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक, एक मादा जनन तंत्र के पुष्प के, एक मादा जनन तंत्र के 3 भाग, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और नर जनन अंग के 2 भाग, परागकोश और पराग नलिका। ठीक, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब जैसे इसमें बताया गया कि जो परागकोश होता है उसमें परागकणों का निर्माण होता है, जो ओवरी होती है जिसे अंडाशय कहा जाता है, अंडाशय में एक सेल यानी अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद जब इनका निर्माण हो जाने में यह भी बताया कि जब अंडाशय में अंडाणुओं का और परागकोश में परागकण का, दोनों का निर्माण हो जाता है, पर अंडाशय जो होंगे वो कहाँ पाए जाएंगे, ओवरी में पाए जाएंगे, ओवरी का भाग हुआ, और परागकण कहाँ पाए जाएंगे, एंथर में, जिसे परागकोश कहा जाता है। अब स्फुटन की क्रिया के द्वारा हमने बताया कि स्फुटन की क्रिया करने जब मेच्योर हो जाते हैं तो वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, जल के किसी माध्यम से क्या करते हैं, कहाँ तक पहुंचते हैं, यहाँ तक। अभी क्या होंगे, यहाँ पर इनका जब अंकुरण होता है, अंकुरण की क्रिया द्वारा ये पॉलिट्यूब का निर्माण करते हैं, और उस पॉलिट्यूब के माध्यम से परागकण कहाँ पहुंचते हैं, ओवरी में, और जनन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। तो इस तरीके से क्या बनता है, जनन जब इसमें हो जाता है तो एक युग्मक का निर्माण होता है, और वही युग्मक क्या करता है, नए बीज का निर्माण करता है। तो अब हम आपको बताते हैं किस तरह से पुष्प के नर भाग जो होते हैं, पुमंग, पुष्प का नर भाग क्या होता है, पुमंग, पुमंग को ही पुंकेसर कहते हैं। पुमंग के एक इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। अब हम उसी पुंकेसर, यह हम पूरी तरीके से कह सकते हैं नर भाग के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, किस तरीके से पुष्प के नर भाग का विकास होता है, नर भाग के विकास की क्रिया में क्रिया किस तरीके से होती है, और किस तरीके से परागकण परिपक्व होता है, मैच्योर होता है। ठीक है, अब जैसे हम आपको भी बताया गया कि एक जो पुमंग होता है, पुमंग की एक इकाई को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहा जाता है। अब हम संरचना बना लेंगे। इस पूरे भाग को कहते हैं पुंकेसर, या इसे स्टेमेन कहा जाता है, पुंकेसर या स्टेमेन कहते हैं। अब इस पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, इसे कहते हैं परागकोश, इसे परागकोश कहते हैं, इसे पुंतंत्र कहा जाता है, पुंतंत्र कहते हैं। परागकोश को एंथर और पुंतंत्र को फिलामेंट कहा जाता है। ठीक, अब आपको बताया गया पुंकेसर के एक भाग, पुमंग के एक भाग को पुंकेसर कहते हैं। अब इसी पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, पहला होता है परागकोश और दूसरा होता है पुंतंत्र। हम आपको बता रहे हैं इसके बारे में, पुमंग के बारे में, पुमंग, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं नर जनन अंग, नर जनन अंग। ठीक है, पुमंग जो होता है वो क्या है, नर जनन अंग है। अब हमको इसी नर जनन अंग के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक, अब हम देखते हैं कि एक जो पुंकेसर होता है, ठीक, अब एक पुंकेसर में के 2 भाग होते हैं, एक परागकोश दूसरा पुंतंत्र। अब एक परागकोश में 2 पालियां होती हैं, एक परागकोश में कितनी पालियां होती हैं, 2 पालियां होती हैं। अब कैसे इसको देखेंगे हम, अब इसका हम सेक्शन काटेंगे। ठीक है,
इसका हम सेक्शन काट करके हम देखेंगे किस तरीके से एक परागकोश में दो पालियां होती हैं। ठीक, अब दो पालियां देख रहे हैं इस तरीके से, एक प्रथम पाली और एक द्वितीय पाली। अब हम देख रहे हैं दो पालियां दिखाई दे रही है, लेकिन प्रत्येक पालियों में दो चैम्बर होते हैं। ठीक है, प्रत्येक पालियों में दो चैम्बर, जैसे दो चैम्बर इसमें और दो चैम्बर इसमें। इसी भाग को हम देखेंगे इस डायग्राम के माध्यम से। इस तरीके से संरचना पाई जाती है परागकोश की। ठीक है, परागकोश के ऊपर का कैप बना लेते हैं, इस तरीके से कैप होता है, जो ऊपरी संरचना होती है इसी तरीके से पाई जाती है। ठीक, इसको बड़ा करके देखने पर अब क्या हुआ, जैसा कि हमने कहा कि परागकोश को दो पालियों में बांटा जाता है। परागकोश में कुल कितनी पालियां होती हैं? दो पालियां होती हैं। अब प्रत्येक पाली में दो चैम्बर होते हैं ना, बताया क्या, जैसे एक पाली या दूसरी पाली या प्रत्येक पाली में दो चैम्बर पाए गए। अब इन दोनों चैम्बर में बताया गया कुल 4 क्या होते हैं, कुल 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। ठीक है, जो परागकोश पाए जा रहे हैं, जैसे बताया गया परागकोश में जो दो पालियां होती हैं, इन दोनों पालियों में 4 लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी मतलब जहां पर पराग कणों का निर्माण होता है उसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं, यानी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। अब इस लघु बीजाणुधानी में किसका निर्माण लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं पराग कण का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम यहीं पर क्या पाए जाते हैं, इसको कह सकते हैं लघु बीजाणुधानी। अब इसके अंदर जो पाया जाता है इसे कहते हैं लघु बीजाणु। ठीक है, कुल इसकी कितनी पालियां हैं? 2 पालियां हैं, दोनों में दो चैम्बर होते हैं। ठीक है, दोनों में दो चैम्बर होते हैं। अब इन चारों पालियों में, ठीक है, चारों चैम्बर में क्या पाए जाते हैं? लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। इन चारों चैम्बर को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। अब इन लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे कि इन लघु बीजाणुओं में परागकण का निर्माण होता कैसे है। जैसे अब तक आपको जो बताया गया, ये बताया गया कि जो पुमंग होते हैं जिसे हम एंड्रोसियम कहा जाता है कहते हैं। अब एंड्रोसियम के जो होते हैं 2 भाग होते हैं, परागकोश और पूतंत्र। अब एक जो परागकोश होता है उसमें परागकणों का निर्माण होता है। परागकोश 2 पालियों में बटा होता है, उन 2 पालियों में दो चैम्बर होते हैं, और उन दोनों चैम्बरों में क्या होता है? लघु बीजाणुधानी। क्या पाई जाती है? 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। उन लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु परागकण का निर्माण होता है। इसे क्या कहेंगे? बीजाणु जनन के नाम से जाना जाएगा। जैसे हेडिंग उसकी होगी बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, किस तरीके से बीजाणुधानियों में किसका निर्माण होगा? बीजाणु का निर्माण होगा। परागकणों का निर्माण किस तरीके से बीजाणुधानी में होता है। तो हम डायग्राम फिर से देखेंगे, जैसे इस तरीके से बना, छोटा सा देख लेते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से रहा। एक जो परागकोश है जहां पर परागकण का निर्माण होता है। अब हम इसमें एक बीजाणुधानी, ठीक है, बीजाणुधानी मीन्स जहां पर बीजाणु का निर्माण होता है उसे बीजाणुधानी कहते हैं। अब हम एक बीजाणुधानी को कहाँ लाते हैं? बाहर और बड़ा करके हम आपको दिखाते हैं
किस तरीके से एक बीजाणुधानी में बीजाणुओं का या परागकणों का निर्माण होता है। तो इसमें जैसे अब पहली हेडिंग इसमें होता है, हेडिंग तो बनाया नहीं, तो इसे कहते हैं लघु बीजाणु जनन, ठीक है, जिसे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस इंग्लिश में कहते हैं। अब इसी लघु बीजाणुधानी को लघु बीजाणु जनन की क्रिया को, लघु बीजाणु जनन मीन्स बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को ही क्या कहते हैं, जनन कहा जाता है। जैसे अब लघु बीजाणु किस तरीके से बनते हैं, उसी प्रक्रिया को हमको देखना है लघु बीजाणु जनन के माध्यम से, जिसमें हमने आपको दिखाया एक ग्रंथन की संरचना को। अब इसके एक परागकोश को यानी एक बीजाणुधानी को हम कहाँ लेते हैं, बाहर दिखाते हैं। अब एक बीजाणुधानी किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से दिखा देते हैं सपोज दैट, ठीक है, इसको हम बाहर करके दिखाए। अब इस जो बीजाणुधानी है में किस तरह से बीजाणुओं का यानी परागकणों का निर्माण होता है। अब इन परागकणों के निर्माण की क्रिया किस तरीके से होती है, अब हम आपको बता रहे थे, इसको हमने बाहर किया, बाहर करके हम आपको बता रहे थे कि इसमें एक जो होता है अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है। जो बीजाणुधानी होती है, बीजाणुधानी में एक अधोस्तरीय कोशिका होती है, ठीक है, एक क्या हुई, एक अधोस्तरीय कोशिका हुई। अब यह अधोस्तरीय कोशिका बड़ी होकर के प्रपशु कोशिका का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, प्रपशु कोशिका का निर्माण करती है। अब यही प्रपशु कोशिका जो होती है विभाजित होकर के पुनः दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है, ये विभाजित होकर के दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। और दोनों कोशिकाएं कौन कौन सी होंगी, पहली होती प्राथमिक भित्ति कोशिका, लिख सकते हैं, पहला प्राथमिक भित्ति कोशिका, जिसे प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्राइमरी पैराइटल सेल कहा जाता है। अब जो दूसरी कोशिका बनेगी, एक हो गई क्या, प्राथमिक भित्ति कोशिका, दूसरी हो गई प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। अब जो दूसरी कोशिका बनेगी वो क्या बनेगी, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है, पहला प्राथमिक भित्ति कोशिका, दूसरा प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, जिसे प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल कहा जाता है, ठीक। अब इस तरीके से हमने आपको बताया, कहा कि एक जो बीजाणुधानी होती है, बीजाणुधानी में एक अधोस्तरीय कोशिका होती है। यह अधोस्तरीय कोशिका बड़ी होकर के दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। दोनों कोशिकाएं, एक प्राथमिक भित्ति कोशिका, दूसरी प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहलाती है। अब हम देखेंगे, अब जैसे इसे बताया गया, कहा गया कि प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका और प्राथमिक भित्ति कोशिका, तो हम देखेंगे प्राथमिक भित्ति कोशिका जो होती है उसमें पुनः विभाजन होता है। क्या होता है, पुनः विभाजन की क्रिया के द्वारा ये क्या करते हैं, लेयरों का यानी परस्तर का निर्माण करते हैं। किसमें, इस परागकोश में, ठीक है, परागकोश में, या हम कर सकते हैं बीजाणुधानी में, ठीक है, बीजाणुधानी में विभाजित होकर के समसूत्री विभाजन की क्रिया द्वारा होगा, ठीक है, विभाजित होकर के यानी बहुत बार विभाजित होकर के किसका निर्माण करती हैं, अस्तर का निर्माण करती हैं। ये अस्तर जो होते हैं तीन भागों में बटे होते हैं, बाह्य अस्तर, मध्य अस्तर और टैपेटम, ठीक है। इन अस्तरों को मान लेते हैं हम, जो अस्तर होते हैं इसमें अस्तर को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। किसमें बांटते हैं, पहला होगा बाह्य अस्तर, ठीक है, जो बाहरी अस्तर का निर्माण करेगा, बाहरी लेयर का निर्माण करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बाहरी लेयर का निर्माण करेगा, उसे क्या कहेंगे,
उसे हम कहते हैं बाह्य स्तर। बाह्य स्तर। उसके बाद जो इसके बाद वाला स्तर होगा वो मध्य स्तर होगा, ठीक है, उसे मध्य स्तर कहते हैं, जो 1 से 3 परतों का निर्माण करता है, इसे कहेंगे मध्य स्तर, ठीक है। मध्य स्तर जो होगा 1 से 3 स्तर वाला होगा, 1 से 3 स्तर का निर्माण करता है, ठीक। और लास्ट होगा तीसरा, ये होगा टैपेटम, टैपेटम, ठीक है। अब हम जान लेते हैं जो बाह्य स्तर होगा, बाह्य स्तर देख रहे हैं बाहरी परत का निर्माण करता है। उसके बाद जो मध्य स्तर होता है वो 3 परतों का होता है, यह जल्द ही नष्ट हो जाता है। जो मध्य स्तर होता है जल्द ही नष्ट होकर के जो परागकण बन रहे होते हैं उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। जो परागकण होते हैं, परागकण का निर्माण इसमें हो रहा है, होगा किसके द्वारा? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका के माध्यम से। तो अभी आप प्राथमिक भित्ति कोशिका देख रहे हैं, प्राथमिक भित्ति कोशिका जो होती है वो बढ़ करके 3 लेयरों का निर्माण कर लेती है, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टैपेटम। जो मध्य स्तर होता है वो बाद में नष्ट हो जाता है, नष्ट होकर के बन रहे परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक। अब हम इसको देखते हैं टैपेटम। टैपेटम भी यह जो होता है परागकण को पोषण प्रदान करने, जो टैपेटम होता है यह तीसरा स्तर होता है, सबसे अंदर का स्तर। देख लेते हैं इसको हम फिर से, इसके दोनों स्तर को बना करके 1 से 3 स्तर का होता है इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से इसमें लेयर पाई जाती है, परत पाई जाती है। अब ये परतें जो होती हैं वो 3 लेयर की होती है, 3 स्तर की बनी होती हैं। आपको बताया गया अभी जो बाह्य और मध्य स्तर होता है वो 3 परतों से मिलकर बना होता है इस तरीके से, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी टैपेटम की। हमने बताया कि टैपेटम इसकी सबसे आंतरिक स्तर है, सबसे अंदर पाई जाने वाली, ठीक है। इस तरीके से टैपेटम पाया जाता है। टैपेटम हुआ। अब टैपेटम क्या होती है? टैपेटम और मध्य स्तर, ठीक है। मध्य स्तर की 3 लेयरें और टैपेटम, ये सब नष्ट होकर के जो बन रहे परागकण होते हैं उनको भोजन प्रदान करने का कार्य करती है, उनको न्यूट्रिशन देती है, पोषण देने का कार्य करती है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं इसके बारे में, जो इसकी दूसरा आगे से प्राथमिक भित्ति कोशिका जो होती है वो 3 स्तरों का निर्माण करती है, जो एक बाह्य स्तर का निर्माण करता है और 1 से 3 परतों का होता है, और ये जो होते हैं नष्ट होकर के इसको भोजन यानी पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो हम चर्चा करते हैं किसके बारे में? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका के बारे में। अब प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कौन सी थी? अब इसे कहते हैं हम प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, और यह हुई प्राथमिक भित्ति कोशिका। इसे प्राथमिक भित्ति कोशिका, इसे प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहा गया। अब हम इसे किस तरीके से देखेंगे? अब इसी में दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, समझ में नहीं आएगा, साफ साफ हो जाएगा। अब हम इधर देखते हैं, फिर से इसी को हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है, इसी भाग को, ठीक। अब इसको इस तरीके से दिखाएंगे ताकि आपको साफ साफ नजर आए। हमने इसमें आपको 3 परतों को दिखा दिया। एक हो गया इसका बाह्य स्तर, इसे कहते हैं मध्य स्तर, और एक हो गया टैपेटम, ठीक है, टैपेटम, बना 3 स्तर। अब किस तरीके से जो एक प्राथमिक भित्ति कोशिका, जैसे एक अधोस्तरी कोशिका थी, ठीक है। अब इस अधोस्तरी कोशिका यह अधोस्तरी कोशिका जो है बड़ी होकर के प्रपशु कोशिका का निर्माण करती है, प्रपशु कोशिका भाई होकर के 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब ये जो दोनों कोशिकाएं होती हैं किस तरीके से लघु बीजाणु का निर्माण करती हैं, लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। तो अब हम इसको देखेंगे फिर से, तो इसमें किसका निर्माण हुआ? अब एक कोशिका कौन सी बची थी? ये वाली, इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक बीजाणु जनन का है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये क्या हुआ? प्राथमिक जनन बीजाणु कोशिका, ठीक है, इसे प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। इधर से दिखा देते हैं, यहाँ से दिखाए हैं, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका बनी। अब इस प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका में क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के द्वारा
जिस कोशिका का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, ये इसे माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। अब इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है? पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसे बताया गया कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है उसके माध्यम से पराग कण का निर्माण होता है। परागकण का निर्माण, ठीक है। अब यही क्या बने? परागकण का निर्माण हो। अब इन्हीं परागकणों में बार बार विभाजन होता है तो बहुत सारे परागकणों का निर्माण होता है। जब बहुत सारे परागकण बन जाते हैं, यानी जब पूरी तरीके से एंथर या हम कह सकते हैं जो परागकोश होता है वो परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। परिपक्व हो जाने के बाद ये स्फुटित होता है। बताया क्या? स्फुटन की क्रिया के द्वारा परागकण जो होते हैं वो निकल करके कहाँ आते हैं? वर्तिकाग्र पर। अब वर्तिकाग्र पर आएंगे और वर्तिकाग्र पर आने के बाद क्या करेंगे? जनन का कार्य करते हैं और उस जनन की क्रिया के द्वारा क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है। अब वह युग्मक क्या करता है? बीज का निर्माण करता है। ठीक है, भ्रूण बनेगा, भ्रूण में युग्मक बनेंगे, युग्मक में बीज बनेगा, तो बीज बन करके फिर से अंकुरण होगा। लेकिन अब इस पर आने से पहले एक क्रिया और होती है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से परिवर्तन। जैसे हम जैसा कि हमने आपको बताया कि जो परागकण हैं वो पूरी तरह से जब बन जाते हैं, बनने के बाद उसमें क्या होता है? स्फुटन होता है। अब उस स्फुटन की क्रिया के द्वारा परागकण कहाँ पर पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद उनमें क्या होता है? अंकुरण होता है परागकणों का। अब वे कहाँ पर जाएंगे? अंड कोशिका के पास, और वह अंड कोशिका के साथ निषेचन की क्रिया करेंगे और युग्मक का निर्माण करेंगे, भ्रूण बनाते हैं। अब भ्रूण बना करके नए बीज का निर्माण करते हैं। लेकिन उससे पहले उस परागकण में कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, हम आपको उसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, अब वो चेंजेस कैसे होता है, कैसे वो परिवर्तन होता है, हम उसको किसके बारे में किसमें देख सकते हैं? परागकण की संरचना। ठीक है, हेडिंग बना लेंगे, परागकण की संरचना। परागकण की संरचना किस तरीके से परागकण की संरचना होती है? जो परागकण को इस पर जाने से पहले परिवर्तन की क्रिया को देखा जाएगा, उसी को हम देखेंगे इसके अंतर्गत, परागकण की संरचना के अंतर्गत। अब हम आपको बता देते हैं परागकण जो होता है, परागकण में कुल 2 परतें पाई जाती हैं। ठीक है, परागकण में 2 लेयर पाई जाती है या 2 परत कह सकते हैं। अब एक जो इसकी बाहरी परत होती है इसको हम बाह्य चोल किसके नाम से जानते हैं? बाह्य चोल। इसको हम देखते हैं बाह्य चोल या एग्जाइम। ठीक है, और दूसरा जो होता है अंतःचोल, जिसे इंटाइन कहा जाता है। अब इस पर यह बाह्य चोल होता है वो इस पर छिद्र पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं जनन छिद्र। क्या कहेंगे? जनन छिद्र कहते हैं। ठीक,
जनन छिद्र, इसे इंग्लिश में कहा जाता है जर्म पोल। जर्म पोल। अब हम आपको बताते हैं जनन छिद्र का कार्य जो होता है, यह इसके माध्यम से जर्मपोर, जो जर्मपोर या जनन छिद्र कहते हैं ना इसे, अब जनन छिद्र या जर्मपोर के माध्यम से पॉलन ट्यूब निकलती है, जो पराग नलिका कही जाती है। ठीक है, पराग नलिका निकलती है। अब यहाँ पर पराग नलिका के माध्यम से परागकण जो होते हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब यही जो पराग नलिका निकलती है, ये किसके माध्यम से निकलती है? जो जर्म छिद्र पाए जाते हैं, जर्मपोर होते हैं, इसके माध्यम से पराग नलिका निकलती है। अब हम आपको बता देते हैं बाह्य झोल के बारे में। जो बाह्य झोल होता है, इसमें एक प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसमें एक प्रतिरोधक क्षमता वाले पदार्थ होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पोरोपोलिन। क्या कहेंगे? स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करता है, इसमें जैव प्रतिरोधक उत्पन्न करता है, जैव प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जिससे यह नष्ट नहीं होता है। जैविक प्रतिरोध उत्पन्न करने की क्रिया के द्वारा यह क्या करता है, जल्दी नष्ट नहीं होता है। यह जो स्पोरोपोलिन होता है, इसमें प्रतिरोधक क्षमता वाले पदार्थ हैं। ठीक है, जो स्पोरोपोलिन है, यह एक ऐसा प्रतिरोधक क्षमता वाला पदार्थ है जो जैव अपघटन में क्या करता है, सहायक होता है, यानी ये जल्दी नष्ट नहीं होते हैं, जिसके कारण ये बहुत दिनों तक पृथ्वी में पड़े रह सकते, सुरक्षित पृथ्वी में बहुत दिनों तक पड़े रह सकते हैं। ठीक है, अब हम अंतःशोल के बारे में। अंतःशोल जो होता है, यह पेक्टोसेलुलोज, इस अंतःशोल पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। अंतःशोल जो होता है वो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ठीक, अब हमने आपको बताया जनन छिद्र के माध्यम से पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। पॉलन ट्यूब जनन छिद्र के माध्यम से बाहर निकलती है। बाह्य झोल जो होता है, स्पोरोपोलिन नामक प्रतिरोधक पदार्थ पाया जाता है। यह जैव अपघटन से इसे क्या करता है, बचाता है, किसे? परागकण को। और इसमें एक केंद्रक पाया जाता है। परागकण में क्या पाया जाता है? एक केंद्रक होता है, केंद्रक। ठीक, अब हम देखेंगे किस तरीके से परागकोश से निकलने से पहले इनका जो केंद्रक होता है, परागकणों का परागकोश से बाहर निकलने से पहले इसका जो केंद्रक होता है वो विभाजित होकर के दो केंद्रकों में बढ़ जाता है। ठीक, अब जैसे ये केंद्रक है, अब ये केंद्रक विभाजित होकर के कितने केंद्रकों में बढ़ जाएगा? दो केंद्रकों में। ठीक है, अब ये दो केंद्रक हुआ, एक केंद्रक बड़ा होगा और दूसरा केंद्रक छोटा होगा। बड़े केंद्रक को कहते हैं वर्धी केंद्रक और छोटे केंद्रक को कहा जाता है जनन केंद्रक। इसे कहते हैं वर्धी केंद्रक, जिसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस कह सकते हैं। वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और ये जो दूसरा होता है इसे कहते हैं, इसे हम कहेंगे जनन केंद्रक। जनन केंद्रक, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं जनरेटिव सेल, जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस। अब बताया क्या कि जब क्या होते हैं, परागकण परागकोश से बाहर निकलने से पहले, जैसे परागकोश था यहाँ पर, जैसे दिखा देते हैं हम आपको, जैसे ये क्या है, परागकोश है। ठीक, इसे परागकोश कहते हैं। अब स्कूटर इसमें होता है। अब इस परागकोश में, इस परागकोश से परागकण के निकलने से पहले क्या होता है, जो इसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक जो है विभाजित होकर के दो केंद्रकों का निर्माण कर लेता है। ठीक,
दो केंद्रक बनेंगे। अब एक केंद्रक जो होगा वर्धी केंद्रक कहलाता है, दूसरा जो होता है जनन केंद्रक कहलाता है। अब हम इस स्थिति में इस स्थिति में जो होता है परागकण परागकोश से बाहर निकलता है। दो केंद्रक बने इसमें। अब यही दोनों केंद्रक जब बने हुए होते तो इसी स्थिति में क्या होता है परागकण एक पूरा है, ठीक है। यह परागकण क्या होता है परागकोश से, परागकोश है, अब इससे क्या होगा ये बाहर निकलता है। इसी स्थिति में परागकण परागकोश से बाहर निकलेगा। अब यह जब बाहर निकलता है कहां जाएगा वर्तिकाग्र पर, ठीक है। सर इधर से दिखाते हैं, ये जो है वर्तिकाग्र पर जाकर पहुंचता है। अब किसके माध्यम से जाएगा, अब इसमें परागण की क्रिया देखी जाएगी, जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, जंतु के माध्यम से, इन सारे माध्यमों से क्या होता है यह परागकण यहाँ पर वर्तिकाग्र पर आकर के पहुंचता है, जिससे जनन का कार्य समाप्त होता है। यानी जनन के कार्य को क्या करते हैं पूर्ण करने का कार्य होता है। तो हम आपको अब जो है आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे अब तक आपने जो देखा, ठीक है, अब तक आपने देखा पुष्प के भाग में और एक पुष्प की संरचना के बारे में, पुष्प में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं और किस तरीके से जनन में भाग लेते हैं। और उसके बाद दूसरा भाग जो देखा इसी का, उसमें आपको बताया गया नर जनन अंगों के बारे में। पुष्प के नर जनन अंग पुमंग होता है। अब उस पुमंग के बारे में देखा, अब पुमंग किस तरीके से परागकण का निर्माण करता है, यानी परागकणों के निर्माण की क्रिया विधि को अभी आपने क्या किया देखा। अब हम आपको अगली क्लास में बताएंगे कि किस तरीके से मादा जनन चक्र से अब परागकण होता है, परागकण यहाँ पर पहुंचा वर्तिकाग्र पर, अब क्या होना है जनन होना है। अब जनन से पहले हम किसके बारे में देखते हैं मादा जनन अंग के बारे में, यानी पुष्प के मादा जनन अंग का विकास किस तरीके से होता है, इसके दूसरे भाग में हम देखेंगे। पहले भाग में आज के लिए बस इतना ही। और एक चीज भाई आपको जो है यह जो आपको बताया जा रहा है, हमने जो है इस क्रिया को जो हम व्यक्त कर रहे हैं आप सभी से, आपको समझ में आ रहा है। आशा करते हैं हम सब आपको समझ में आ रहा है और आप ज्यादा से ज्यादा जो है इस चीज को शेयर करें, पढ़ें और दूसरों को भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे जो है जो रोज रोज नई नई वीडियो बने या इसके जो पार्ट्स हैं जो लगातार बन रहे हैं, हम आप तक जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। अगली वीडियो में फिर हम मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।